Hey there, in this video we are going to understand nuclear stability। अब यार देखो, सबसे पहले तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से लेना देना होगा, स्टेबिलिटी का मतलब कि वो स्टेबल है या नहीं है, कब होगा स्टेबल और कब नहीं होगा स्टेबल, बस इतनी सी बात हो सकती है। ये मैंने लेमन लैंग्वेज में समझा। आगे पढ़ते हैं और कंसेप्ट को जानते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर आर स्टेबल वाइल सम आर अनस्टेबल। कहता है मोस्टली तो सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, बल्कि कुछ थोड़े से जो है वो अनस्टेबल भी होते हैं। दैट इज दे आर रेडियो एक्टिव। तो जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। यू कैन हाईलाइट द टू वर्ड्स, अनस्टेबल वंस आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब रेडियो एक्टिव वाला क्या करेगा, वो अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स को क्या करता रहेगा, एमिट करता रहेगा। कहता देखो स्टेबल का मतलब है शांति से बैठा है, आराम से, और मतलब स्टेबल वालों का। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, अनस्टेबल है, बार बार अल्फा पार्टिकल कभी बाहर निकाल रहा है, कभी बीटा पार्टिकल, कभी गामा पार्टिकल, है ना, घर से बाहर निकाले जा रहा है, तो वो होता है अनस्टेबल। द स्टेबल न्यूक्लियर डू नॉट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। तो हमने डिसइंटीग्रेशन पढ़ी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तब जाके देख सकते हैं। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करते हैं, न्यूक्लियर अपने में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में टूटता है। तो कहता है जो स्टेबल होते हैं वो ऐसा नहीं करते। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, दैट इज इट्स एबिलिटी नॉट टू डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली, इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कहता है उसी को हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कहते हैं कि वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में ना टूटे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो वो स्टेबिलिटी शो करता है उसको हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और डेफिनेशन यही है, द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज इट्स एबिलिटी नॉट टू डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली, इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ओके, नाउ द अनस्टेबल न्यूक्लियर अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन एंड आर रेडियोएक्टिव। कहते हैं लेकिन जो अनस्टेबल होता है वो रेडियोएक्टिव होता है और स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन वो करता है। नाउ द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो कहते हैं इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स जरूर ध्यान रखना और पेपर में भी पॉइंट्स बनाकर लिख के आना। दीज फैक्टर कैन प्रिडिक्ट वेदर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर इज स्टेबल और अनस्टेबल, दैट इज रेडियोएक्टिव है या नहीं। देखो तो कहता है इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कहता है अब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर के मेंबर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कहता है मास डिफेक्ट हो कोई या बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी होती है बांध के रखने की एनर्जी, ठीक, उस पर बेस्ड। एक पैकिंग फ्रैक्शन पे बेस्ड है और है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आप आगे देखें तो लगभग इन पॉइंट्स के ऊपर काफी बातें की गई है, जैसे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पे आपको एक पूरा कंप्लीट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करा है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के पेज पे। ऐसे ही आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक प्रोवाइडेड है, एंड आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का उसके साथ लेना देना भी है। फिलहाल की इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ये एक मेन टॉपिक समझेंगे, बाकियों को हम एक इंडिविजुअल वीडियोस में करेंगे कवर, सो दैट द वीडियो की लेंथ इतनी बढ़े ना, और जिसे जितना पार्ट रिक्वायर्ड है दे कैन वॉच दैट। Now the elements tend to have an even number of both proton and neutron, suggesting that just as the electron pair up in the atomic or the molecular orbital, there is pairing of the nucleons in the nucleus। अब ये सब क्या बातें हैं, कहता देखो कि एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका जो प्रोटोन है और जो न्यूट्रॉन है वो इवन हो। कहता ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयरिंग करते हैं ना, जैसे ये एस में पेयरिंग करते हैं, जैसे हम पी देख ले तो उसमें भी पेयरिंग करना चाहते हैं। तो मतलब कितने चाहते हैं कि वो 2 के मल्टीपल हो, मतलब इवन नंबर्स में होना चाहते हैं ताकि उन सबकी पेयरिंग हो जाए। तो कहता है ऐसा ही कुछ एलिमेंट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी किस्सा है, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिन्हें हम सांझे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर भी क्या चाहिए होता है कि इवन हो जाए। Okay, now have a look. The element tend to have an even number of both protons and neutrons, suggesting that just as the electron pair up in atomic or molecular orbital, there is pairing of nucleons in the nucleus। तो कहता है जैसे बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल में, जैसे मैंने ऑर्बिटल्स बनाए ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, कहता है इनमें जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, कुछ उसी तरीके से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की भी क्या होती है, पेयरिंग होती है। ये हमें बात इससे समझने को आती है। The magnetic field arising out of the oppositely paired spinning nucleons cancel each other. As a result, the attractive forces are developed which give stability to the nucleus। क्या बात है देखो, कहता है मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपोजिटली पेयर्ड स्पिनिंग न्यूक्लियॉन्स। अब क्या है हमारे पास में स्पिनिंग न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन स्पिन कर रहे होंगे। कहता है जब वो ऑपोजिट वाले पेयरिंग हो जाती है,
ठीक है। ऑपोजिटली पेयर्ड स्पिनिंग न्यूक्लियॉन्स कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, कहते हैं मान लो ना एक की स्पिन ऊपर की तरफ है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए करते थे, एक की स्पिन नीचे की तरफ है, तो वो कुल मिलाकर एक दूसरे की स्पिन क्या करती है, कैंसिल आउट हो जाती है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। और जिनमें कोई अनपेयर्ड नहीं होता उसे हम तभी डायमैग्नेटिक भी कहते हैं। कहते हैं ये सब चीजें जो हैं ये क्या करती हैं न्यूक्लियस में, कहते हैं ये जो पेयरिंग का काम हो रहा है ना, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है पेयरिंग के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड के कैंसिल आउट होने के कारण हम कह सकते हैं कि हाँ भाई न्यूक्लियस के अंदर ये जो सामान पड़े हैं सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब क्या है, स्टेबल। ओके, तो सेम हम बात इलेक्ट्रॉन से जब हम लिंक करें तो हमें ये समझ आ जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल कंसीडर 2 न्यूक्लियाई, एक आपने हीलियम का लिया है एटॉमिक नंबर 1 के बेसिस पे, एक 2 के बेसिस पे, तो ये आपके पास आइसोबार्स जैसा हो गया। इन 41He न्यूक्लियस देयर इज 1 प्रोटॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। कहता है ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन पैरों में लिखा होता है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर ये पैरों में लिखा, कहता है 1 है, 4 है टोटल आपका मास नंबर। तो आपको पता होना चाहिए मास किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप आइसोटोप्स की वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा मास नंबर किसका बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का नंबर 1 है तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 3, करेक्ट। नाउ इन 41He द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ द न्यूक्लियस इज आइदर ऑक्यूपाइड बाय 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो कहता है इसमें जो पहला एनर्जी लेवल होगा उसमें या तो कल्ला बेचारा, क्योंकि प्रोटॉन है सिंगल ना, प्रोटॉन सिंगल है, या तो एक प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन्स है वो कपलिंग करके पेयरिंग में पड़े होंगे। द थर्ड न्यूट्रॉन गोज टू द हायर एनर्जी लेवल, दस द एनर्जी ऑफ 14He या 41He न्यूक्लियस विल बी ग्रेटर देन 42He। चलो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कहता है आपके पास 41He में प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन्स है 3। तो जिनमें से या तो नीचे एक प्रोटॉन पड़ा होगा या फिर नीचे आपके पास पेयरिंग में न्यूट्रॉन्स पड़े होंगे। तो एक जगह तो पेयरिंग होगी तो बाकी न्यूट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जो तीसरा बचा है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, डन। अब इसके बाद अगर हम 4He2 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है, 2, न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, 4 - 2। तो कहता है इस केस में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन पेयरिंग कर लेंगे, जैसे मानो न्यूट्रॉन ने पेयरिंग कर लिया, तो कहता है यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा हायर एनर्जी पे होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी की टर्म्स में 41He की एनर्जी जो है वो 42He की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो thus the energy of the nucleus will be higher for this case. Now 42He contain 2 proton 2 neutron, both these proton and neutron get paired up and occupy the same energy level। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल में ये आ गए हैं। The energy of 42He nucleus will be much lower than 41He and hence 42He is more stable। अब देखो यार ये बात मैंने बहुत बार ये बात समझा रखी है, एनर्जी को मैंने कितनी बार बोला है, एनर्जी इज हलचल, ठीक है, एनर्जी इज हलचल, ठीक है। तो अभी किसी चीज में हलचल अगर ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी मतलब ठहराव, स्टेबिलिटी वो हो जाएगा कम। ये समझ आती है ना, किसी चीज में अगर ज्यादा हलचल होगी, ज्यादा लोग घूम रहे हैं, ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं, तो उस चक्कर में हम कह सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी होगी कम। तो उसी चक्कर में अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो अगर हम स्टेबिलिटी के लिए बात करें तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी 42He से, ठीक है। नाउ out of more than 900 nuclides, that is isotope knowns, only 272 nuclides are stable and rest all are unstable and hence are radioactive। कहता 900 आइसोटोप्स हमें नोन है, जिनमें से कहता 900 न्यूक्लियाइड्स मतलब आइसोटोप्स हमें जानने में हमारे है, लेकिन उनमें से सिर्फ 272 जो है वो स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है। और अनस्टेबल का क्या मतलब है, वो रेडियो एक्टिव है। न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होने के कारण अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को क्या करता है, एमिट करता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कहता है इसे हम इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इस हिसाब से इसको हमने पेयरिंग करते हैं। पूरा टेबल देख सकते हैं, इस पे आपका बेस्ड है। नाउ इट इज सीन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई आर even P, even N type and constitute about 85% of the stable isotopes। तो कहता कुल मिलाकर लगभग हमें 900 आइसोटोप मिले, जिनमें से कितने स्टेबल है, 272। और उस 272 स्टेबल में से भी 85% कौन से हैं, जिसमें प्रोटॉन भी इवन हो और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी इवन, मतलब मान लो जैसे 8 और 16 हो गया, ठीक है, थोड़ा ऐसा वैसे इतना तो चलो नहीं, बट स्टिल अब है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कहते हैं 15% ऑफ आर, जिसमें आपका प्रोटॉन आपका इवन हो,
न्यूट्रॉन ऑड हो और प्रोटॉन ऑड हो और न्यूट्रॉन इवन हो, मतलब दोनों में से कम एक इवन है, आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो कहता 15% जो आपका रहेगा ना इसमें से 272, क्योंकि ये स्टेबल वाले थे, तो उनमें से लगभग 15% में आपके पास या तो प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन इवन या प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन्स ऑड है। वेयर एज ऑड पी ऑड एन आर ओनली 4 इन नंबर एंड डू नॉट अक्कर इन नेचर। कहते ऑड है प्रोटॉन का नंबर, ऑड है न्यूट्रॉन, कहते हैं सिर्फ 4 होते हैं और नेचर में एज इट इज मिलते भी नहीं है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इवन पी इवन एन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट सजेस्ट दैट स्टेबल न्यूक्लियाई टेंड टू फॉर्म पी पी एंड एन एन पेयर। तो इससे कहता है इसी बात से साफ साफ ये पता चल जाता है 85% स्टेबिलिटी है। कहता है पी भी क्या होने चाहिए इवन, मतलब जैसे मान लो 10 हो जाए, 10 होने का क्या फायदा, चलो 4 मान लेते हैं, P1 P2 P3 P4, 4 प्रोटोन है तो पेयरिंग ही कर रहे होंगे तभी तो मांग रहे हैं ना इवन नंबर हो। ऐसे न्यूट्रॉन मान लो 2 हैं तो दोनों न्यूट्रॉन्स पेयरिंग कर रहे होंगे तभी तो डिमांड आ रही है ना। मैंने 2 दिखाया, आप इसमें 10 दिखा सकते हो कि 2-2 की पेयरिंग हो रही होगी। तो कहते हैं ये चीज़ हमें इसी से पता चल जाती है कि इनकी स्टेबिलिटी से हमें आइडिया मिलता है कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के होने से उनमें पेयरिंग हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। अब देख सकते हो प्रोटॉन इवन, न्यूट्रॉन इवन, टोटल नंबर इवन, तो नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप 160 एग्जाम्पल दे रखी है। तो आप देख सकते हो इसमें प्रोटॉन 4, 8, 12, 14, 20 प्रोटॉन इवन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके जो ऊपर नंबर है वो भी इवन है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ऑड। तो जब आप इवन नंबर मतलब 2 में ऑड नंबर मान लो 3 ऐड करते हो तो आता है 5 जो है ऑड नंबर। तो कहता है ये आपके पास 56 है और इसमें आपको दे रखा है नीचे वाला नंबर इवन है, ऊपर वाला नंबर ऑड। नेक्स्ट आपके पास P इवन है, N इवन है, सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आना चाहिए P ऑड है और N इवन है और लास्ट आएगा P ऑड है और N भी ऑड है। ठीक है, तो इसमें इनको फर्दर आपको एग्जांपल दिया और बता दी देखो कैसे 272 हमारे हैं। तो कितनी डिटेल स्टडी इनके पास इन्होंने कर रखी है, करेक्ट। तो इससे आपके 272 के 272 पता है कि कौन से हैं, किस किस टाइप के आपके पास हैं। तो आपको इतनी डेप्थ डिटेल की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप ऐसे ओवरव्यू जरूर दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास खत्म होता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ऊपर से एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला हमारा डन है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है तो आप पहले न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता के पॉइंट नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, फिर पॉइंट नंबर 3 पैकिंग फ्रैक्शन और देन उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आप करेंगे। तो 7 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दैट विल बी रियली अ गुड वन।